नमस्ते दोस्तों। अब तक अपन ने जो 80 क्वेश्चन तक अपन ने सॉल्व कर लिया अपन लास्ट वीडियोस में अपन ने। अब अपन 81 से देखते हैं सरफेस के पेपर के अंदर। तो 81 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन कांस्टेंट एंड स्टिमुलेटेड इमिशन कांस्टेंट इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनके देखो एग्जैक्टली इसमें पूछा कि इनका रिलेशन क्या होता है। तो देखो एग्जैक्टली आइंस्टीन कोफिशिएंट्स का रिलेशन होता है, ठीक है। आइंस्टीन कोफिशिएंट रिलेशन जो होता है वो स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन का होता है 8πh न्यू की पावर 3। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अपन c की पावर 3। तो हमारा जो ये रेशियो है किसके प्रोपोर्शनल हुआ, न्यू की पावर 3 के प्रोपोर्शनल हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो n की पावर क्या होगी वो एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी में 3 होगी एग्जैक्टली, ठीक है। कितनी होगी, 3 होगी आपकी। अपन क्वेश्चन नंबर 82 पर विचार करते हैं कि द पॉपुलेशन इन्वर्जन इन हीलियम नियोन लेजर इज प्रोड्यूस बाय। तो देखो ये एक बहुत ही थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि हीलियम नियोन लेजर में जो पॉपुलेशन इन्वर्जन किसकी वजह से होता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन इन हीलियम नियोन लेजर इज प्रोड्यूस बाय इनलास्टिक एटॉमिक कोलिजन की वजह से होता है। बहुत ही सिंपल थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 पर बात करते हैं अपन। फॉर होल देखो कुछ क्वेश्चन थ्योरेटिकल है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो फॉर होलोग्राफी विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखो होलोग्राफी की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एग्जैक्टली क्या होती है कि सोर्स इन होलोग्राफी इज लेजर, लेजर सोर्स होता है होलोग्राफी में, और कंस्ट्रक्ट 3 डायमेंशनल इमेज करता है हमेशा, मतलब 3 डायमेंशनल इमेज को बनाता है, ठीक है। डेमोस्ट्रेट बोथ डेप्थ एंड पैरेलैक्स, यानी कि डेप्थ को भी शो करता है और पैरेलैक्स को भी शो करता है, ठीक है। इट रिकॉर्ड इंटेंसिटी वेरिएशन एंड आल्सो फेज वेरिएशन, यानी कि वो इंटेंसिटी वेरिएशन को भी रीड करता है और फेज वेरिएशन को भी रीड करता है। अगर अपन हमारे इस ऑप्शन के देखें तो देखो लेजर इज सोर्स, ये भी सही है। 3D इमेज डेवलप करते, ये भी सही है। डेमोस्ट्रेट बोथ डेप्थ एंड पैरेलैक्स, ये भी सही है हमारा। लेकिन फोर्थ देखो इट रिकॉर्ड ओनली इंटेंसिटी वेरिएशन, ये तो बात सही है आपकी, ठीक है। लेकिन नॉट फेज वेरिएशन, तो बल्कि फेज वेरिएशन भी रिकॉर्ड करता है, तो इसमें क्या दिया है, नॉट फेज, मतलब फोर्थ आंसर आपका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 के ऊपर विचार करते हैं अपन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। वो कहता है कि इन ए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट द एयर इन द इंटरस्पेस इज रिप्लेस्ड बाय ए लिक्विड ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.33, रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ रिंग विल बी। यानी कि देखो इसमें क्या न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में क्या किया है, माध्यम को बदल दिया है। पहले एयर था, अब उसको क्या कर दिया है, लिक्विड फॉर्म में, मतलब उसको वाटर कर दिया उसको। तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सिंपल। तो मैंने क्या किया है, न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में जो एग्जैक्टली अपन निकालते हैं, क्या निकालते हैं एग्जैक्टली अपन, जो डायमीटर निकालते हैं उसका अपन, वो फॉर्मूला इस प्रकार होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने किसके लिए लिख दिया, एयर के लिए लिख दिया, ठीक है। बस ये रूट लगा दिया मैंने। ये किसके लिए, मैंने लिक्विड के लिए लिख दिया, हालांकि यहाँ लिक्विड वाटर दिया हुआ है, ठीक है। वाटर हो या लिक्विड हो, लेकिन उसका जो भी दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को मैंने क्या किया, अनुपातिक फॉर्म में लिख लिया है दोनों को, कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया है। बस इनके जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है इनको ध्यान दीजिए, ये म्यू ए है और ये म्यू एल है आपका, ठीक है। अब इन इसको क्या किया है, अनुपात में जो भी कैंसिल आउट होता है मैंने कैंसिल कर दिया है, और फाइनल क्या है, म्यू एल अपॉन म्यू ए है आपका, ठीक है। और म्यू एल लिक्विड का कितना दिया हुआ है, 1.33 दिया हुआ है, और म्यू ए का क्या दिया आपको, 1 दिया हुआ है आपका, ठीक है। अब दोनों का अनुपात कितना होगा, 1.33, रूट 1.33 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा एग्जैक्टली क्या होगा, वो रूट 1.33 हमारा आंसर हो जाएगा हमारा 84 का, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 जो है वो एग्जैक्टली क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, पर कोई नहीं, अपन चलते हैं। अपन इससे भी लेंथी क्वेश्चंस पहले किए हैं अपन ने। तो देखो ये क्या है कि द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल्स कन्फाइंड इन ए बॉक्स ऑफ लेंथ एल इज, ये वाला फंक्शन है सही आपका, इन द रीजन, इस रीजन के अंदर वो है, एंड द 0 एल 0, और बाहर कहीं भी वो 0 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन, इस रीजन में पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता क्या होगा। तो देखो जो इसने कहा है, मैंने इसको डायग्रामेटिक फॉर्म बना दिया है। मेरे पास ये एक पोटेंशियल वेल है, इस पोटेंशियल वेल की लिमिट मैंने क्या ले ली, 0 से L ले ली है। इसके अंदर मेरा फंक्शन क्या है, वो साई है, और इसके इधर मेरा फंक्शन यानी कि x ग्रेटर देन L, यानी कि इसके इधर मेरा फंक्शन क्या है, 0 है, और इसके इधर मतलब x लेस देन L जो है वो फंक्शन मेरा क्या है, 0 है असल में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में हमारा वेव फंक्शन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस वेव फंक्शन की 0 से लेके L/2 यानी कि यहाँ तक के पोर्शन में पाई जाने की प्रायिकता क्या होगी। सिंपल, मैंने क्या किया, प्रायिकता का कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है, P डॉट डेल्टा एक्स, और जो भी वेव फंक्शन है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट को और उसके रियल फंक्शन को दोनों को गुणा कर दीजिए, ठीक है। मैंने कर दिया।
और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ये देखो, ये हमारा जो पूरा वेव फंक्शन है ये पूरा का पूरा रियल है, ठीक है। फिर भी मैंने इसके अंदर क्या किया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लगा दिया 1/1 दोनों बार, ठीक है। और इसके गुणा से जो भी हमें फाइंड आउट होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली वही आपका रूट हट जाएगा और सिंपल ये 2/L आपको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इस पूरे पोर्शन के अंदर मैं लिमिट लगाऊंगा 0 से लेकर के L/2 तक, क्योंकि यही मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर पाई x/L जो ये इंटीग्रेशन है, ठीक है, ये सिंपल इंटीग्रेशन में आ जाएगा और ये एक प्रकार का स्पेसिफिक इंटीग्रेशन होता है। इसको हमेशा कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कोस 2x को क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x/2 लिख सकते हैं। इस वैल्यू को एग्जैक्टली मैंने क्या किया, यहाँ ले जाके पुट कर दिया मैंने, ठीक है। तो क्या हो गया, ये जो 2 है ना, ये मेरा एग्जैक्टली यहाँ बाहर आ जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली लिमिट है, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया है, तो क्या होगा, x के साथ इंटीग्रेट क्या होगा, x होगा, और इसके साथ इंटीग्रेट साइन कोस का जो होगा वो क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। और जो भी गुणा में आ रहा है, ठीक है। अब लिमिट लगा दी मैंने 0 से लेके L/2 तक लिमिट लगा दी है। जब लिमिट को पुट करूँगा तो क्या होगा, यहाँ क्या होगा, L/2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जब लिमिट लगाऊंगा मैं, ठीक है, ये मैंने लिमिट लगा दी x की जगह, ठीक है, L/2 लिमिट लगा दी मैंने, ठीक है। आप नोटिस करोगे कि जब मैं लिमिट लगाऊंगा तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि L से L कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साइन पाई बचेगा। साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है हमेशा, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/L, 1/L होगा डॉट L/2, ठीक है। और L से L कैंसिल होगा, वो कितनी हो जाएगी, 1/2, मतलब 0.5 मेरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये मेरा एग्जैक्टली 85 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। अब बात करते हैं 86 नंबर क्वेश्चन की, ठीक है। 86 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। इफ़ एन ऑसिलेटर इज इन इट ग्राउंड स्टेट, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन क्लासिकल लिमिट, देखो क्लासिकल लिमिट में उसके पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी। थोड़ा सा देखो एग्जैक्टली लेंथी क्वेश्चन है हमारे, देखो हालांकि मैंने इसको ड्रॉ किया है कि जो वेव फंक्शन होता है किसके लिए, ऑसिलेटर के लिए जो वेव फंक्शन होता है उसकी जो ग्राउंड स्टेट होती है उसके लिए वेव फंक्शन इस प्रकार लिखा जाता है। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये हमारा ऑसिलेटर है हमारा, ठीक है। और इसके क्लासिकल लिमिट क्या है, वो लिमिट एग्जैक्टली इस प्रकार है, -a से लेकर के e तक, ठीक है। और ये एग्जैक्टली पोटेंशियल का ग्राफ है, ठीक है। और ये x के और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाया गया है ना। तो इस लिमिट के अंदर उसके पाए जाने की ग्राउंड स्टेट में क्या होगी, तो सिंपल देखो एग्जैक्टली यहाँ जो अल्फा है हमारा, ठीक है, उसको एग्जैक्टली क्या लिखा गया है, m/h और 1/2 मतलब रूट में। तो टोटल एनर्जी जो होगी ग्राउंड स्टेट की वो में से क्या होती है, 1/2 h×ω होती है, सबको पता है एग्जैक्टली, आपका बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। ये उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है, ठीक है। इफ़ एम्पलीट्यूड इज देन टोटल एनर्जी, यानी कि उसके एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में अपन एनर्जी निकाले उसको, मतलब क्या होगा कि ये जो इस दूरत्व में जो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो वो क्या करेगा, एक एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करता है, एक एम्पलीट्यूड ए फाइंड आउट करता है। उस एम्पलीट्यूड के रेस्पेक्ट में अगर उसके अपन एनर्जी लिखें अगर, तो वो क्या होती है, 1/2 ma²ω², ठीक है। आप समझ सकते हो सिंपल। अब पोटेंशियल एनर्जी अपन क्या लिखते हैं हमेशा, 1/2 kx² लिखते हैं, ये सिंपल उसी फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है, 1/2 ma²ω² लिखी गई है। और जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है और इसके द्वारा फाइंड आउट किया गया एम्पलीट्यूड, दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये भी ग्राउंड, ये भी एनर्जी है और ये भी क्या है उसकी एनर्जी है एग्जैक्टली, ठीक है। तो दोनों को मैंने क्या किया, बराबर कर दिया, और मुझे रिजल्ट क्या फाइंड आउट हुआ, मुझे एग्जैक्टली ए मतलब उसका एम्पलीट्यूड मुझे फाइंड आउट हो गया कि जो ए की लिमिट है वो ए लिमिट क्या है, ए लिमिट मेरे को फाइंड आउट हुआ यहाँ से h×m/1/2, ठीक है, जो कि क्या है 1/α के बराबर है। सिंपल देखो यहाँ से एग्जैक्टली, ठीक है, ये 1/α के बराबर है। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन एग्जैक्टली ये फिक्स क्वेश्चन था, ठीक है। जिसको ये रटा हुआ था वही क्वेश्चन वो सही कर सकता था। सॉल्व करने का टाइम इतना एग्जाम्स में होता नहीं है इतना, ठीक है। पर चलो ठीक है, अपन कंटिन्यू चलते हैं। ये अपन ने एग्जैक्टली रिलेशन फाइंड आउट कर लिया है। अब अपन फाइंड आउट करते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो देखो प्रायिकता का सिंपल फॉर्मूला मैंने लिखा था, एक मेथड पोर्शन में आपको सामने दिख रहा होगा आपको, कि जो प्रोबेबिलिटी है वो एग्जैक्टली क्या होता है, आपके वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ में रियल फंक्शन का गुणा होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, और साई आपका जो ये ग्राउंड फंक्शन वो क्या आपका रियल फंक्शन है, तो उस पर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिंपल से मैंने क्या किया है, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करके लिख दिया, दोनों कॉम्प्लेक्स कंजुगेट का, ठीक है। जब मैंने इसको यहाँ लिखा और सिंपल मैंने इसको यहाँ लिखा, एक बार मैंने इसको लिखा स्टार में लिखा, एक बार मैंने इसको सिंपल फॉर्म में लिखा, ठीक है। हालांकि दोनों में कोई फ़र्क नहीं, फिर भी अपने को एक बार लिखना पड़ता है ऐसे, ठीक है। इसका जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन होगा वो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है।
और इसमें एक लिमिट भी तय हो गई है इसकी कि इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ होगी, -a से लेकर के +a तक, क्योंकि यही इसकी क्लासिकल लिमिट है। ठीक है, और ये इसका मेथड फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये और ये दोनों जुड़ गए आपस में। ठीक है, बेस सेम होने पर आपकी घातें जुड़ जाती है ना। और अब देखो इसमें जो भी कांस्टेंट पोर्शन बाहर आ सकते, तो ये कांस्टेंट पोर्शन बाहर आया है, मैं 1/4 अप्लाई करूँ इसके ऊपर, क्या अल्फा बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, √y बचेगा, और ये आपका एक इंटीग्रेशन बचेगा। अब देखो इसको एग्जैक्टली मैंने एक सीरीज फॉर्म में ओपन किया है। इस पूरे पोर्शन को एग्जैक्टली मैंने क्या बोल दिया है, मैंने आई बोल दिया इस पूरे पोर्शन को। ठीक है, और इस आई को एग्जैक्टली मैं सोल्व कर रहा हूँ। वो क्या है, -a से a लिमिट है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अपन सिंपल खोल सकते हैं ना, ओपन कर सकते हैं ना सीरीज फॉर्म में। वो क्या होगा, 1 - x + x² - x³ ऐसे अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 - x² अपॉन 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, सॉरी x होगा पहले, तो यहाँ पे x क्या है, α² x² है। ठीक है, प्लस x² अपॉन 2 का फैक्टोरियल, x² मतलब इसका स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल, -x³ अपॉन 3 का फैक्टोरियल, इसकी मैंने क्यूब, ऐसे सॉन चलती रहेगी। ठीक है, अब क्या हुआ देखो एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो लिमिट है वो क्या है, -a से a लिमिट है। ठीक है, और ये फंक्शन क्या था हमारा, ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन था, जो हमारा वेव फंक्शन है या जो हमारा इंटीग्रेशन है हमारा, ये क्या है, हमारा इवन इंटीग्रेशन है हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी अपना इवन इंटीग्रेशन होता है तो हम क्या करते हैं, हमेशा लिमिट को चेंज कर देते हैं, 0 सेलेक्ट कर देते हैं, a तक कर देते हैं अपन, और यहाँ पे जस्ट डबल कर देते हैं। आपने कई बार किया होगा, ये -a नहीं है एग्जैक्टली, ये 0 लिमिट है। ठीक है, और सिंपल क्या होगा कि ये जो है एग्जैक्टली इसको एग्जैक्टली मैंने क्या किया, यहाँ पर वापस रखा और इंटीग्रेट कर दिया डेल्टा x के रेस्पेक्ट में। तो जब इसका डेल्टा x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, इसका क्या होगा, x³/3 होगा, इसका क्या होगा, x⁵ होगा, इसकी क्या, x⁵ जो है वो नीचे आ जाएगा, 7 आएगा, और 7 × 6 क्या होगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया एग्जैक्टली, इसका इंटीग्रेशन भी हो गया इस कांस्टेंट को छोड़ करके। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली इसको मैंने अगेन यहाँ पे सॉल्व करके लिखा, क्या लिखा मैंने एग्जैक्टली कि लिमिट लगा दी मैंने, x a यहाँ पे अप्लाई कर दिया x की जगह, तो यहाँ क्या a हो गया, यहाँ पर क्या होगा, a जब लगेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, a³ हो जाएगा, यहाँ a करूँगा तो a⁵ हो जाएगा, और सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, मैंने आगे नहीं किया इसको। और देखो एग्जैक्टली ये जो होगा हमारा, ये पोर्शन नीचे लिखा है मैंने, क्या लिखा है कि जब मैं इस पोर्शन में ये अल्फ़ा जो है वो अगर मैं अंदर ले जाता हूँ इस इंटीग्रेशन के अंदर, अल्फ़ा जो है इस इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, तो क्या होगा, α होगा, यहाँ पर जो α² क्या हो जाएगा, α³ हो जाएगी, यहाँ α5 हो जाएगी, सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, और जो 2 होगा ये आपका बाहर रह जाएगा, 2π, और जो आपका a होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है, 1/α होता है। ये एग्जैक्टली अपन पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, तो क्या होगा एग्जैक्टली, ये आपके सारे पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 1/α कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और ये भी एग्जैक्टली अब कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, मतलब हो जाएगा 1 - 1/3 + 1/10, ये सीरीज बच जाएगी। और इस सीरीज़ का जो सॉल्यूशन होता है वो कितना होता है, 0.84 होता है, मतलब 84%। तो आपके क्लासिकल लिमिट के अंदर आपके पार्टिकल के पाए जाने की जो प्रायिकता तो कितनी होगी, 0.84 होगी आपकी। ठीक है, यानी कि आपका ये होगा 0.84% होगी, पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 84.3% दिया है। तो ये वाला पोर्शन हमारा एग्जैक्टली बहुत ही नियर और हमारा सही होगा। ठीक है, अपन बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, 87 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रिगार्डिंग एसेंशियल बाउंड्री कंडीशन फॉर ए वेव फंक्शन साई विच इज फॉल्स और ट्रू। तो देखो एग्जैक्टली बाउंड्री कंडीशन अगर अपन अप्लाई करते हैं किसी भी वेव फंक्शन पर, तो सिंपल देखो पहली कंडीशन क्या होती है कि साई हमेशा सिंगल वैल्यू होना चाहिए और फिनिट होना चाहिए, ये क्लियर होता है। एक क्या होता है कि साई के जितने डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है, इनकी डिफरेंशिएशन जो अगर कह रहे हैं उसके अपन अगर, वो मस्ट भी क्या होना चाहिए, वो मस्ट भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ऐसा नहीं नॉन डिफरेंशिएबल हो जाए, वो डिफरेंशिएट होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, और वो कंटिन्यूस भी होनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट क्या है कि वो हमेशा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का भी अनुपालना करनी जरूरी है उनको। ठीक है, तो हम चेक करते हैं कि साई मस्ट बी फिनिट और ऑल वैल्यू ऑफ वैल्यू, ये एकदम सही है आपका। साई मस्ट बी मल्टी वैल्यू, ये गलत बात हो गई, क्योंकि यहाँ तो क्या बोला इसने, अपना एम्परा आंसर में क्या आता है कि सिंगल वैल्यू होना चाहिए और फिनिट होना चाहिए, ये क्या कह रहा है कि मल्टीपल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब ये जो दो आंसर वो आपका सही हो जाएगा और उसकी स्टेटमेंट में वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अपन देखो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। 88 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये कहता है कि द एक्सपेरिमेंट विच डेमोस्ट्रेट द डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट ऑफ एटम वाज परफॉर्म्ड बाय। देखो इसका आंसर होगा फ्रैंक एंड हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट है। वो किस प्रकार है, वो इस प्रकार एक्सपेरिमेंट है। जब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो इन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जब भी कोई मरकरी को अपन अगर एनर्जी देते हैं अगर, तो उसके अंदर करंट
और वोल्टेज का जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार बनता है कि 4.9 वोल्टेज के ऊपर करंट मैक्सिमम होती है, ठीक है। फिर एग्जैक्टली क्या होता है, करंट गिर जाती है। मतलब क्या हुआ कि ये कहने का मतलब है कि ग्राउंड स्टेट में अगर कोई मरकरी ग्राउंड स्टेट में है अगर, और उसको आप अगर हीट दे रहे हो उसको आप अगर, ठीक है, तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाने का, मतलब उसकी एनर्जी लगातार बढ़ेगी। लेकिन जैसे ही वो फर्स्ट एक्साइटेशन में पहुँच जाएंगे और वो स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। अब वो स्टेबल होने का मतलब क्या हुआ कि अब वो एक्टिवेट नहीं होंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ करंट की वैल्यू लगातार गिर जाएगी, ठीक है। सिमिलरली क्या हुआ कि अगेन जब उनको ओवर हीट किया गया तो क्या हुआ कि वो एनर्जी जो करंट एक बार नीचे डाउन होती है, फिर अगेन वो करंट बढ़ने लगती है और वो कितनी 9.8 वोल्ट पे जा करके वो मैक्सिमम हो जाती है। मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स है या जो एटम्स है वो किस में पहुंच गए हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए हैं, जो कितने पर है, 9.8 वोल्ट के ऊपर है। और यहाँ पहुँचने के बाद अचानक फिर ओवर हीट करने पर क्या हो रहा है, अचानक से करंट का वैल्यू क्या गिर रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि पार्टिकल अब स्टेबल स्टेट में पहुंच चुके हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था वो फ्रैंका और हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करता है इसके क्वांटाइजेशन ऑफ जो है वो एनर्जी का, यानी कि डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट कह दो या क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स कह दो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 88 है, ये भी देखो बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। क्या कहता है कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कंस्टिट्यूटिव वाइब्रेशन स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा। देखो सिंपल सॉरी क्वेश्चन मैंने लिख दिया पूरा, मैंने तीनों के लिए लिख दिया है। हो सकता है इस बार अपने पास में क्वेश्चन आया हो वाइब्रेशन के लिए, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन किसी और के लिए आ जाए। तो रोटेशनल एनर्जी लेवल के रेफरेंस में क्या होता है कि जो दो कंस्टिट्यूटिव में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 10⁻³ इलेक्ट्रोवोल्ट होता है, ठीक है, इनकी 0.001 होता है, किसमें, रोटेशनल में। वाइब्रेशनल के अंदर क्या होता है, वो 10⁻⁻1 ही होता है, 0.1 होता है। और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी स्टेट में क्या होता है, 5 इलेक्ट्रोवोल्ट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें किसने पूछा है, हमें वाइब्रेशन स्टेट पूछा है, मतलब 0.1 इलेक्ट्रोवोल्ट इसका बेसिकली आंसर होगा, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 90 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन 90 बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारा। वो कहता है कि एट द पीक ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व, यानी कि जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है उसकी पीक कब आती है। सिंपल देखो मैंने इसका पूरा ग्राफ ही बना डाला, ठीक है। तो इस ग्राफ में आप देखो एग्जैक्टली ये ग्राफ हमेशा मास नंबर नीचे की तरफ दिखा रहा है और आपका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो एग्जैक्टली इस प्रकार दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देखोगे कि आप बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ जो है वो कभी कभी ऊपर की ओर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, नीचे आता है, नीचे आता है, फिर कंटिन्यू एक जगह को कांस्टेंट हो रहा है, दिख रहा है वो एग्जैक्टली। तो ये कह रहा है कि अपन देखेंगे कि यहाँ पर मास नंबर 4 जो है इसके लिए वो मैक्सिमम वैल्यू दिखाता है। मतलब क्या हुआ कि अगर अपन बात करें मास नंबर 4 किसका होता है, वो होता है एग्जैक्टली हीलियम का होता है, ठीक है। तो हीलियम कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि प्रोटॉन भी इवन है और न्यूट्रॉन भी इवन है आपके, ठीक है। और अपन बात करें अगर 8 की अगर, या फिर बात करें अपन 16 की, 16 पर मैक्सिमम आपको देखो आप ग्राफ आपका, ठीक है, 16 पर आपका मैक्सिमम ग्राफ है। तो 16 में कंडीशन क्या होगी कि प्रोटॉन भी आपके 8 है और न्यूट्रॉन भी आपके 8 है। कौन है आपका, वो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप इसमें देखोगे अगर 60 के ऊपर तो भी क्या मिल रहा है आपको, मैक्सिमम मिल रहा है आपको। मतलब निकल जो 16 होता है उसमें भी प्रोटॉन कितने होते हैं, 28, न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 30। मतलब कि जब जब आपको बाइंडिंग एनर्जी का पीक मिला है आपको, वहाँ पर कंडीशन क्या देखने को मिली अपने को कि वहाँ प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों इवन है, मतलब दोनों सम संख्या में होते हैं, वहीं पर ही हमें फाइंड आउट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा कि Z और जो N है वो दोनों क्या होंगे, दोनों आपके इवन होने चाहिए आपके, मतलब 4th आपका क्वेश्चन आपका सही होगा, ठीक है। अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं, ठीक है। 91 भी क्वार्टर पोल मोमेंट का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कहता है कि द क्वार्टर पोल मोमेंट ऑफ ए न्यूक्लियस इज गिवन बाय इस फॉर्म, यानी कि कोई फॉर्मूला आपको मेंशन कर दिया कि क्वार्टर मोमेंट इस प्रकार आपको दिया गया है, वेयर QI ZI एंड RIR चार्जेस Z कोऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो Q है आपका वो चार्ज है, Z आपका है वो एग्जैक्टली डिस्टेंस है आपकी, ठीक है, और R आपकी क्या है वहाँ पर जो है वो ओरिजिन से डिस्टेंस है आपकी, ठीक है। Z कोऑर्डिनेट है और R आपकी ओरिजिन से डिस्टेंस है। इफ द 2 प्रोटॉन आर सिचुएटेड एट द न्यूक्लियर इक्विलेटर, मतलब प्लस और माइनस R पर हैं, द इलेक्ट्रिक क्वार्टर पोल मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा। देखो जो इसने कहा मैंने बना दिया, ठीक है। ये मैंने ले लिया है कि ये मेरी Z एक्सिस है, ठीक है, और Z एक्सिस के ओरिजिन से एग्जैक्टली प्लस R दूरी पर एग्जैक्टली प्रोटॉन रखा हुआ है, माइनस R दूरी पर भी एक प्रोटॉन रखा हुआ है। अब इनके कारण क्वार्टर मोमेंट क्या होगा,
तो कार्डन ओमेगा फॉर्मूला उसने ऑलरेडी मैं दे रखा है, वो कहते 1/2 सिग्मा क्यू आई और कोष्टक 3ZI का स्क्वायर माइनस RI का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि ये किस पर रखा गया है, ये एक्सिस पर रखा गया है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वो एक्स एक्सिस पर रखेगी, इसका मतलब क्या होगा कि जेड के ऊपर तो कहीं रखा ही नहीं किया है, मतलब जेड होगा 0 आपका, और एक्स एक्सिस पर भी कहाँ रखा गया है, प्लस और माइनस आर पे रखा गया है। ठीक है, एक बार प्लस आर पे एक बार माइनस आर पे। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्यू इन डायरेक्शन ऑफ एक्स क्या होगा 1/2 सिग्मा, सिग्मा मतलब जोड़ होता है हमेशा। ठीक है, सिग्मा क्यू 3.0 मतलब 3 जो है वो रहेगा और जेड पर कोऑर्डिनेट किया जाएगा 0 हो जाएगा, 3.0 हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, मतलब आर मतलब पॉजिटिव एक्सिस पर आर रखा है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये तो इसके लिए हो गया, अब ये इसके लिए करूँगा प्लस 1/2 क्यू और 3.0 माइनस आर मतलब इधर क्या होगा माइनस आर होगा। ठीक है, ये एग्जैक्टली आप तो माइनस आर लिख सकते हो। ठीक है, इसका स्क्वायर होगा, तो आपको देखोगे आप इसको आप सिंपल सॉल्व करोगे अगर, तो आपका जो आंसर होगा एग्जैक्ट क्या मिलेगा आपको, वो माइनस क्यू और आर स्क्वायर मिलेगा। मतलब अपना जो 91 जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होना चाहिए एग्जैक्ट माइनस से आर स्क्वायर, ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या कहता है कि द एफिशिएंसी ऑफ ए गीगर मूलर काउंटर इज 90%, यानी कि गीगर मूलर काउंटर की जो हमारे एफिशिएंसी कितनी है 90% है हमारी। इट इज काउंट मैक्सिमम 6000 काउंट पर मिनट, द पैरालिसिस टाइम ऑफ काउंट क्या होगा। देखो जो इसने कहा, मैंने आंकड़े यहाँ पे आपके सामने लिख दिए मैंने, कि एफिशिएंसी ऑफ गीगर मूलर काउंटर होती है वो क्या होती है, नीटा इक्वल टू 1 माइनस एन और डॉट टाउ होता है। ठीक है, और यहाँ पे नीटा एफिशिएंसी होती है और जो एन होता है वो नंबर ऑफ काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ काउंट कितना दिया है, नंबर ऑफ काउंट दिया हुआ है 6000 काउंट है पर सेकंड काउंट है, मतलब 100 काउंट पर सेकंड है आपका। तो 6000 काउंट है वो कितने पर दिया है आपके, पर मिनट दिया गया था आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिकली वो 100 काउंट पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी आपकी वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए और टाउ आपको निकालना है इसके अंदर, है ना। नीटा कितनी दी हुई है 90% दी हुई है, तो 0.9 इसका हो जाएगा, मतलब 90/100 हो जाएगा, है ना। और सिंपली आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए और आपका जो एन है आपका ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, एन आप जब फाइंड आउट करोगे वो क्या आएगा एग्जैक्टली आपका, वो आएगा 10⁻³ सेकेंड या फिर 1 मिली सेकेंड आपका एग्जैक्टली उसका आंसर आएगा आपका। तो इसका आंसर क्या होगा आपका जो है वो 1 मिली सेकेंड उसका आपका आंसर होगा आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। ठीक है, 93 क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हमारा, कि द लेंथ ऑफ nth ट्यूबर इन लीनियर एक्सेलरेटेड डिपेंड अपॉन nh, मतलब कि जो अगर लीनियर एक्सेलरेटर अगर बनाते हैं अपन अगर, तो उसमें जो जितनी अपन ट्यूब्स लगाते हैं उस ट्यूब्स की जो लेंथ के साथ क्या रिलेशन है उसका। देखो एग्जैक्टली मैंने आपके सामने ये सिंपल वो बना दिया है कि ये जो एक लीनियर एक्सेलरेटर है और इस एक्सेलरेटर में अलग अलग लेंथ की जो है वो क्या लगाई गई है, नलियाँ लगाई गई है। ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ये किसी प्रोटॉन को एक्सेलरेट करने में काम करता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ सोर्स से जब कोई भी मतलब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो इसमें से जो अल्टरनेट मतलब एक के बाद एक नली होती है ना, वो अलग अलग टर्मिनल्स जुड़ी होती है। मतलब अगर पहली वाली अगर पॉजिटिव से जुड़ी हुई है तो तीसरी वाली वापस पॉजिटिव से जुड़ी होगी, दूसरी वाली नेगेटिव से जुड़ी हुई है तो चौथी वाली क्या होगी, नेगेटिव से जुड़ी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर मान लिया प्रोटॉन अगर यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर आएगा तो ये नली क्या रही, नेगेटिव रहेगी। ठीक है, तो प्रोटॉन नेगेटिव की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और वो इसके अंदर जब एंटर होगा तो किसी भी कंडक्टर के होलो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो इसके अंदर एंटर होने के बाद इस पर कोई फील्ड काम नहीं करेगा और ये फ्रीली यहाँ तक मूव करेगा। और जब इस नली से बाहर निकले उतने समय में इस नली का टर्मिनल चेंज हो जाना चाहिए, क्योंकि अब ये अगर टर्मिनल इसका अगर ये नेगेटिव है तो ये टर्मिनल क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और ये जब भी पॉजिटिव है तो ये क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम ये नेगेटिव था तो प्रोटॉन अट्रैक्ट हुआ, इसके अंदर एंटर कर गया, ये इसको पार करे इतने समय में ये वापस क्या हो जाना चाहिए, नेगेटिव हो जाना चाहिए, मतलब जस्ट रिवर्स हो जाना चाहिए। तो प्रोटॉन के लगातार इसके अंदर आगे बढ़ेगा। ये एग्जैक्टली फिजिकल कॉन्सेप्ट उसमें काम आता है। तो एग्जैक्टली जो टाइम पीरियड लगता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, T/2 होना चाहिए, मतलब आधा समय लगना चाहिए। ठीक है, मतलब जस्ट आधे समय बाद में अपने को वापस क्या होना चाहिए, ये सोर्स का जो सोर्स का होता है ना, हमेशा आपको देखा होगा आपने अगर, तो एग्जैक्टली ऐसी सोर्स किस प्रकार होता है, हमेशा ये पॉजिटिव और ये हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आधे समय में इसके जो कोऑर्डिनेट्स वो क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, अल्टरनेट हो जाना चाहिए। तो हाफ टाइम क्या होगा, T/2 होगा और 1/2f होगा, और जो टाइम पीरियड होता है वो सिंपल क्या होता है, लेंथ अपॉन वेलोसिटी होता है।
है ना, सिंपल फॉर्मूला पता है टाइम का क्या होता है, लेंथ डिस्टेंस अपन वेलोसिटी होता है, तो ln अपन vn हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लेंथ ऑफ द ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा, वो ln होगा, वो यहाँ से आप निकाल लीजिए बोलिए आप चाहो तो, ln क्या होगा, वो vn अपन 2f हो जाएगा, f आपकी क्या है वहाँ पे फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा किसके बराबर होती है, अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होती है, मतलब कि इस सोर्स से जितना वोल्टेज दिया जाता है उतने ही वोल्ट से वो क्या होता है, त्वरित होकर के आगे की ओर बढ़ता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके समानुपाती होती है, लगभग वोल्टेज के, तो यहाँ पर इसको बराबर ले लिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है 1/2 mv², मतलब vn² हो गया, वो किसके बराबर होगा, अप्लाइड वोल्टेज मतलब n इलेक्ट्रोवोल्ट, मतलब कितना भी इलेक्ट्रोवोल्ट लगाया जा सकता है, n का मतलब 50 इलेक्ट्रोवोल्ट, 100 इलेक्ट्रोवोल्ट, 200 इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, Vn की वैल्यू निकाल सकते हो, सिंपली Vn की वैल्यू कितनी आई आपकी, √2n इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन m आ जाएगी आपकी, और इस Vn की वैल्यू को आप यहाँ पुट कर दीजिए, किसमें, लेंथ वाले फॉर्मूले में, तो आपका जो लेंथ का फॉर्मूला है एग्जैक्टली आपका सिंपली इस पर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस लेंथ के फॉर्मूले में आप देखोगे कि 2f 2n e इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन m है, और हमें रिलेशन पूछा गया लेंथ का जो है वो उसकी n के साथ में, ठीक है, तो वो क्या रहा है एग्जैक्टली √n में आ रहा है, ठीक है, लेंथ का किस में आ रहा है, √n में, मतलब क्या पूछा गया हमें कि द लेंथ ऑफ nth ट्यूब इन ए लीनियर एक्सिस डिपेंड अपॉन n, मतलब कि लेंथ nth लेंथ होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ n पे डिपेंड करेगी, मतलब क्या हुआ कि जो पहली लेंथ है अगर n की वैल्यू 1 रखते हो आप, अगर तो यहाँ क्या आएगी 1 आएगी, तो l की वैल्यू 2 रखते हो, मतलब सेकंड जो ट्यूब होगी उसकी लेंथ कितनी आएगी, वो आएगी √2, ठीक है, और थर्ड आप तीसरी की लेंथ कितने रखोगे आप, वो √3 रखोगे आप, ठीक, समझ में आ गया आपको कि ये केवल इनकी लेंथ कितनी होगी, इनकी लंबाई कितनी होगी, इसको निकालने का फॉर्मूला ये अपना, ठीक है। तो जो लेंथ होगी वो हमेशा किसके समानुपाती होती है, हमेशा √n के समानुपाती होती है। ये क्वेश्चन नंबर 93 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 94 पे विचार करते हैं, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन का क्वेश्चन है हमारा, कि ए प्रोटॉन एक्वायर 500 इलेक्ट्रोवोल्ट इन ए क्रॉसिंग द गैप इन द d ऑफ साइक्लोट्रॉन if it complete 2000 rotation then it acquire energy will be, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो एक साइक्लोट्रॉन है, ठीक है, जो मैंने बना दिया, मैंने यहाँ पे मैंने साइक्लोट्रॉन में 2 डी होते हैं आपके, और इस डी के बीच में क्या एक्चुअली वो आपका साइक्लेट करता है पूरा, ठीक है। तो एनर्जी गेन बाय प्रोटॉन इन साइक्लोट्रॉन डी वो एक्चुअली कितना होता है हमेशा, कि वो क्या करता है 2n इलेक्ट्रोवोल्ट, वो हमेशा एनर्जी गेट करता है, क्योंकि एक्चुअली करनी तो हमेशा एक डी में इलेक्ट्रोवोल्ट करता है, लेकिन डी यहाँ पे 2 होने की वजह से क्या होगा 2 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगा, और वो जितने राउंड करता है वो उसके लिए वो अपन n लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे क्या बोला गया है कि यहाँ पर n मतलब कितने राउंड करता है वो 2000 राउंड करता है वो, ठीक है, और कितना इलेक्ट्रोवोल्ट अप्लाई किया गया उसके ऊपर 500 इलेक्ट्रोवोल्ट अप्लाई किया गया है, सिंपल आप रख दीजिए, उसकी जो एनर्जी है वो एग्जैक्टली आपकी इतनी निकल जाएगी, ठीक है, वो कितनी होगी 2 × 10⁻⁶ इलेक्ट्रोवोल्ट होगी, ठीक है, या फिर 2 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट कह सकते हो। बहुत ईजी क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब देखो 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 है, बहुत ईजी क्वेश्चन है आपका। वो क्या कहता है कि द लोअर टेम्परेचर हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज प्रोपोर्शनल, तो सॉलिड की लोअर टेम्परेचर के ऊपर हीट कैपेसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, तो सिंपल देखो एग्जैक्टली अपन लोअर टेम्परेचर में अगर अपन कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो वो एग्जैक्टली पढ़ते हैं अपन डीबाई थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो डीबाई थ्योरी जो होती है हीट कैपेसिटी की, वो एक फार्मूला प्रोड्यूस करती है हमें, ठीक है। ये जो फार्मूला होता है वो फार्मूला इस प्रकार मेंशन होता है, जहाँ पे QD डीबाई टेम्परेचर होता है, और T यहाँ पर क्या होता है, सिंपल टेम्परेचर होता है हमारा। तो ये जो हीट कैपेसिटी वो किसके प्रोपोर्शनल हो गई, सीधी T की क्यूब के प्रोपोर्शनल हो गई। तो हमारे जो फार्मूला है उसके बेस पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, T की क्यूब हमारा एग्जैक्टली वहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पे बात करते हैं कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए बैंड इज गिवन बाय E = A + BK + CK², द इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो एग्जैक्टली इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए सिंपल एक मैथमेटिकल रिलेशन काम में लेते हैं, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन काम में लेते हैं। वो होता है कि जो इफेक्टिव मास m* होता है वो एग्जैक्टली h² क्रॉस में, ठीक है, और डबल डिफरेंशियल ऑफ E विथ रिस्पेक्ट टू K, ठीक है। तो सिंपल देखो एग्जैक्टली ये हमारी जो एनर्जी है एग्जैक्टली इसका अगर हम डबल डिफरेंशियल करते हैं अगर K के रेस्पेक्ट में, वो उसकी वैल्यू हमें नीचे पुट करते तो हमारा इफेक्टिव मास आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया, सिंगल डिफरेंशियल किया है तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये एक बार K हट जाएगा, और सेकंड टाइम करूँगा तो 2C आ जाएगा। इसकी वैल्यू मैंने एक जगह नीचे रख दी, और ये एग्जैक्टली मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया 96 का, ठीक है।
अब देखो एग्जैक्टली अपन बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है हमारा। वो कहता है कि जो भी ब्राविस लेटिस होती है, मतलब कि द टोटल नंबर ऑफ ब्राविस लेटिस इन है, ठीक है। तो देखो इसमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने ब्राविस लेटिस तो बोला, लेकिन इन्होंने ये नहीं लिखा कि किस में, 3D में, 2D में या फिर 1D में। तो एग्जैक्टली देखो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि 3 डायमेंशन में हमेशा 14 ब्राविस लेटिस होते हैं और 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और 2 डायमेंशन के अंदर 5 ब्रेविस लेटिस होते हैं और 4 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ठीक है। अगर अपन मैच करें अगर यहाँ पर अगर, तो एग्जैक्टली हमारे को 14 आंसर ही नज़र आता है। हमें एग्जैक्टली हमारा जो 5 का आंसर नज़र आता ही नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 97 क्वेश्चन क्या 14 आंसर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 98 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है कि द डिपेंडेंस ऑफ ए क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए सुपर कंडक्टर ऑन मास ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ ए सब्सटेंस इज एक्सप्रेस एज, ठीक है। देखो इसलिए सुपर कंडक्टर वाले केस में एग्जैक्टली एक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वो होता है एग्जैक्टली इस प्रकार कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है और जो मास की पावर 1/2 होती है, ठीक है, वो हमेशा इनका मल्टीपल कांस्टेंट होता है, ठीक है। और हमको ये दिया गया है कि हमारे जो m की पावर अल्फा एंड TC दिया गया है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 0.5। कितनी होनी चाहिए, 0, मतलब 1/2 मतलब क्या 0.5 होता है। इनकी अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.5 होनी चाहिए और TC m अल्फा होना चाहिए। देखो यहाँ पर m अल्फा TC है हमारा और वैल्यू ऑफ अल्फा लाइज नियर 0.5 है। ये एग्जैक्टली सही हमारा आंसर है, ठीक है। और इसमें अल्फा की वैल्यू है ही नहीं और इसके अंदर, ठीक है, अपना पहला वाला आंसर अपना हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 हमें क्या कहता है कि द पैकिंग फैक्टर फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम, इनकी बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम के लिए पैकिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। वो इसके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, देखो जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है जिसे FCC कहते हैं उसका 74% होता है, बॉडी सेंटर क्यूबिक का 68% होता है, क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल का 74% होता है, क्यूब क्लोज पैकिंग का 74% होता है और आपका सिंपल क्यूबिक का कितना होता है 52.4% होता है। तो बेसिस का पूछा था हमने, 68% हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है हमको कि द लाप्लास ट्रांसफर ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। ये सिंपल एक मैथमेटिकल फिजिक्स का क्वेश्चन था हमारा कि जो हमारा फंक्शन जो ft है वो जी 1 दिया हुआ है और s > 0 है हमारा। तो लाप्लास ऑफ दिस ft वो क्या होगा, fs हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और ये एग्जैक्ट इस फॉर्म में लिख दिया जाएगा, 0 से इनफाइनाइट का इंटीग्रेशन और f cos t e⁻⁻st और डेल्टा t। सिंपल मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल मैंने केवल ft की वैल्यू 1 पुट कर दी है और इसका मैंने सिंपल एक इंटीग्रेशन कर दिया है। आप भी कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारा fs की वैल्यू कितनी होगी 1/s अपने को फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है।